So hi everyone. So today we're gonna continuing with the articles. Last time we were talking about the duties of PM. क्या क्या काम है उनके, उनका क्या बिजनेस है, किसके नाम पे होता है, अटॉर्नी जनरल का क्या काम है, फिर भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की हमने, एंड राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर्स की बात की। तो ये सभी चीज़ें जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, कार्यपालिका होती हैं जो कार्य करती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे लेजिस्लेचर को शुरू करना है आज। लेजिस्लेचर मतलब जो बिल को पास करवाती है, थ्रू प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो ऐसे जो बिल्स बनते हैं या बहुत सारे जो हैं आज हम देखते हैं हमें लिबर्टी मिलती है। तो कहीं ना कहीं बिल्स आए हैं, उन पर बातचीत हुई है, उनसे ही क्या बना है, यहाँ से एक्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि लेजिस्लेचर जो है वो 79 से शुरू होती है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर लेजिस्लेचर की बात करें कि लेजिस्लेचर की बात किस आर्टिकल से शुरू की गई है, तो दैट इज़ ऑन 79 आर्टिकल, जहाँ पे इसकी बातचीत होती है। संसद का गठन की बात करता है कि भाई अगर किसी देश को चलाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बात को मनवाना है, या मिनॉरिटीज़ की बात ही कर लो, तो किसी की बात को मनवाना है तो हमें कि कहीं एक घर बनाना होगा जहाँ पे सब लोग बैठ के इसका डिस्कशन करेंगे। सब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए मिनॉरिटीज़ के लिए। हर एक तबके के लोग वहाँ आके बैठेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे इस चीज़ का कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर उनको अच्छा लगता है कि मेजॉरिटी उनको अच्छी लगती है कि भाई यहाँ होना चाहिए, तो इस तरह से जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक 79 आर्टिकल कहता है कि यहाँ पे इंडिया में एक पार्लियामेंट होगी जिसमें 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट कौन कौन से? दैट इज़ प्रेसिडेंट का हो गया, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा हो गया हमारा लोअर हाउस, जिसमें हमारे एमपीज बैठते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारे राज्यसभा में भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाउसेस तो 2 हैं, 2 हाउसेस आर देयर इन दिस, ठीक है, बट पार्ट 3 ही होते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट भी यहाँ कहीं ना कहीं आता है। अगर प्रेसिडेंट बिल पे साइन ही नहीं करे तो वो बिल ही रहता है और वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो प्रेसिडेंट एक अभिन्न अंग है पार्लियामेंट का। आर्टिकल 20 अगर देखें तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने से क्या क्या है। यूनियन पार्ट 5 इज़ टॉकिंग अबाउट यूनियन। यूनियन हो गया सेंटर में। सेंटर में किस तरह से जो है एग्जीक्यूटिव होती है, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल, सीएजी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हो गया, वकील हो गया जो सबसे महान न्यायवादी होता है जो, और उसमें आ गया सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हो गए, चेयरमैन हो गया राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। सारे जितने भी ओहदे हैं जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, तो ये सभी जो है एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जो है 52 से लेकर 78 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इनके बारे में बातचीत करते हैं। हालांकि हमने 52 से लेकर 68 तक का या कुछ ऐसा हमने प्रेसिडेंट की बात की थी, प्रेसिडेंट का टर्म, उसका ड्यूरेशन, उसका इलेक्शन प्रोसीजर, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी। वीपी के बारे में बात की थी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का भी होता है, और उसके बारे में बात की थी कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और राज्यसभा का स्पीकर भी होता है। तो इस तरह से जो है वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल हो गया कि जिस तरह से सर राज्य में एडवोकेट होता है, वकील होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वकील। तो उस तरह से जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने एग्जीक्यूटिव भी बात की। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई भी आ गया। तो सीजीआई इस तरह आ गया, सॉरी, एग्जीक्यूटिव में आ गया कि जो काम करते हैं, ठीक है, काम करने वाले जो बड़े बड़े ओहदे। अब आता है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आता है बिल्स का निर्माण करना या बिल के बारे में बातचीत करना, कोई मुद्दे एजेंडा को उठाना लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, कौन कौन यहाँ पे इलेक्शन करके आता है, कितना कार्यकाल होता है इनका, कितना टाइम तक ये कौन कौन सी बातचीत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है लेजिस्लेचर बात करता है। कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है 79 आर्टिकल से शुरू होता है और 123 तक चलता है। इसमें से कुछ चुनिंदा हम याद करेंगे जिसमें हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है।
आगे आ जाते हैं अब 79 से, मैंने कहा 79 से शुरू होता है हमारा। पार्लियामेंट होगी, देश में एक पार्लियामेंट होगी जिसके पार्ट 3 होंगे, जिसका एक होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और अगर ये बोला जाए कि अगर पार्ट तो 3 है, पर ये नहीं कहा जाएगा कि हाउस 3 है, हाउस तो 2 ही हैं, जिसमें आता है लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों ही जो है हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ कॉमन कहलाते हैं। दिस इज़ नॉट बिग डील। 80 कहता है राज्यसभा के बारे में बात करता है कि देश में राज्यसभा होगी। हालांकि हमने ये भी बात की कि राज्यसभा लोकसभा की बात होती है। 80 एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स बने हैं इनके लिए कि राज्यसभा, इसमें पूरा बताया गया कि राज्यसभा के कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, उनका क्या कार्यकाल है, उनके कितने मेंबर्स हैं, है ना, बहुत सारे राज्यों से उठ के जो है वो कितना, मतलब कि उनका क्या कार्यकाल है, ये सभी चीज़ें राज्यसभा के बारे में बताया गया। 81 इज़ टॉकिंग अबाउट लोकसभा। लोकसभा में कितने हाउस ऑफ कॉमन कहलाता है, जिसमें आज के टाइम पे 500, ठीक है, इतनी सीटें हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉमिनेट, यूटी से कितने बंदे आएंगे, स्टेट से कितने बंदे आएंगे, और नॉमिनेटेड कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लोकसभा में होता है, और ये कहीं ना कहीं यही लोग डिसाइड करते हैं कि पीएम कौन होगा। तो पीएम की बात हमने पहले ही कर ली थी। अब इसकी टर्म की बात करता है, इन जो एमपीज़ होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, इनके टर्म्स की बात करें तो कितने टर्म होती है, कितने साल के लिए ये यहाँ पे आते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो टर्म ऑफ हाउस है, कितने समय तक ये रहता है, तो ये स्थायी सदन है, परमानेंट है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। परमानेंट हाउस कहता है इसको, इसमें कोई वो नहीं है, स्थगित नहीं हो सकता ये। टर्म ऑफ मेंबर, कि मेंबर का टर्म कितना होता है, कि यहाँ पे अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एमपी है, ठीक है, हमारे स्टेट से था गुलाम नबी आज़ाद, तो था नहीं थे, तो राज्यसभा जो थे, तो राज्यसभा में जो टर्म है मेंबर का वो 6 साल का होता है, ठीक है। और हर दो सालों में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है। कितने सालों में इलेक्शन होगा, कितने साल वो यहाँ पे सीट में कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। 6 साल तक वो यहाँ पे क्या है, हर 2 साल में इलेक्शंस होंगे। आधे लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो ये टर्म है, हाउस का टर्म मतलब कि कितने साल तक ये जो है रहता है, तो 5 साल के लिए। और जो मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल ही होता है। और जो क्या कहते हैं इलेक्शन का समय होता है, अभी लोकसभा इलेक्शंस होंगे जिसमें पीएम डिसाइड होता है हमारा, तो वो अभी होने वाले हैं 2023 में, और सॉरी 24 में। आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट 24 में होएगा, जिसके लिए सभी तैयार हैं। यहाँ से बिहार से नीतीश बाबू, बंगाल से हमारी ममता बनर्जी एंड केसीआर, ठीक है, और हमारे तेलंगाना से केसीआर हो गए, फिर दिल्ली से कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, और बहुत सारे हम देख सकते हैं, लाइक नीतीश कुमार, फिर मैनी ऑफ देम दैट एसपी, ठीक है, एनसीपी, शरद कुमार, फिर हमारे बहुत सारे आगे। तो वी कॉन्ट अंडरस्टैंड, वी कम टू बैक आर ओन बिजनेस। तो 93 कहता है ऐसे स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा, कहाँ पे, लोकसभा में। कि अगर यहाँ पे अगर कोई लोकसभा होगी तो वहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर की बात की गई। लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन बताया गया है कि किस तरह से जो लोकसभा है ना, उसका इलेक्शन किस तरह से होगा, उसके लिए प्रोविजंस की बात करता है। 105 सीधा जंप कर गए 93 से 105। तो इसमें जो मेन है वो पढ़ लेंगे। स्पेशल प्रोविजंस देता है, ठीक है, पार्लियामेंट को। 105 जो है पार्लियामेंट को एक स्पेशल प्रोविजंस है कि यहाँ पे जो है जुडिशरी नहीं आ सकती। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल की कोई भी बात चल रही है तो यहाँ पे जुडिशरी का कोई काम नहीं है, और ये जो है वो जुडिशरी का कोई काम यहाँ पे नहीं कर सकते डिस्कस। फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने कोई जजमेंट पास की
तो ये लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। पर ये भी है कि ये जुडिशरी है वो इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और यही जो है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ये कैसे, आई डोंट। आगे बढ़े तो 109 मनी बिल की बात करता है, ठीक है। 110 इज टॉकिंग अबाउट डिफाइन, और किस तरह से मनी बिल को डिफाइन किया गया टोटली, ठीक है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है, बजट। एनुअल फाइनेंशियल बजट वही होता है जो वित्तीय ईयर है हमारा, आने वाला जो ईयर है, उन दोनों का लेखा जोखा जो एक पुस्तक में होता है, गैजेट में होता है, दैट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल बजट। हमारे देश में कितना जीडीपी है, एफडीआई कितना आया, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन्ड होती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब आता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। ये वाला 1 अप्रैल है तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, और 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच के अंदर हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल की बात करें, अब ये जो है 114, ये भी कहीं ना कहीं अपॉर्चमेंट की जो है बिल है, पैसे को किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये सारे बिल्स की बात करता है कि बिल में ये होता है कि कोई भी बजट, अगर बजट की बात चल रही है ना, तो बजट की बात चल रही है तो बजट में किस तरह से जो है पैसे को विड्रॉल करना है, ये यहाँ से होता है विड्रॉल फॉरशियमेंट, व्हाट इज सेड दैट, ठीक है। तो समझ लो ना कि जो भी ये बिल्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि बजट में कितना पैसा जाएगा, यहाँ से कितना पैसा हमने अलॉट करना है। तो ये जो है हमें याद होना चाहिए, अप्रोप्रिएशन बिल, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। 123 तो हमें पता ही है कि किस तरह से जो है ऑर्डिनेंस की बात करता है, सरकारी कि पार्लियामेंट जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये किसको देता है, ये प्रेसिडेंट को होती है। 123 के अकॉर्डिंग जो है लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं चल रही, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा स्थगित है, तो स्थगित है उस मुद्दे पे अब सरकार को इमरजेंसी में कोई लॉ जो है पास करवाना है, वो प्रेसिडेंट के पास शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो क्या करते हैं, अपना ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लॉ को वैलिड मानते हैं। प्रेसिडेंट का काम होता है ये, प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे चलता है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। और ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम बताता रहे। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जुडिशरी शुरू हो गई। हमने कहा था ना कि यहाँ तक जो है हमने 123 तक जो है जितने भी हैं वो सारी लेजिस्लेचर की बात करनी है। अभी तक हमने कितने बिल्स किस तरह से आएगा, बजट क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, स्पेशल पावर क्या है पार्लियामेंट्स की, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, लोकसभा का टर्म कितना होगा, दोनों का टर्म देखा हमने। लोकसभा राज्यसभा क्या है, प्रेसिडेंट की क्या शक्तियाँ हैं पार्लियामेंट में, किस तरह से ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, कि कोई भी लॉ बना सकता है। तो अभी तक हमने लॉज की बात की कि इस तरह से लॉ को डिस्कस किया जाता है, उसको पारित किया जाता है, प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ कानून की बात की गई है कि किस तरह से जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिनॉरिटी है, ठीक है, मिनॉरिटी को ले लें तो मिनॉरिटी के कुछ राइट्स वायलेशन हो रही है। अगर उनको एक्ट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि भाई उसकी बात जो है पूरे संसार में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको फ़ायदा हो इस चीज़ से, तो वो क्या करते हैं कि बिल पास करवाते हैं। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको गैजेट भी कहा सकते हैं, क्या कहा जा सकता है। गैजेट तब बनता है जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, मतलब साइन हो जाते हैं तब, परंतु उससे पहले ये बिल होता है। बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, इस तरह से उस पर डिस्कशन चलता है, सेशंस होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें वोट की प्रक्रिया से उस बिल को ये दर्शाया जाता है कि भाई ये बिल जो है वो असेंट
करता है कि बहुत सारे लोग इसमें फेवर में हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 मतलब कि वोट नहीं मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल उस बिल में कोई लोग नहीं चाहते इसको पारित होना, तो वो पास नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो बिल को वापस भी कर सकता है और वो असेंट कर सकता है, साइन भी कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है लॉज़ की बात करता है कि कोई मिनॉरिटी है उसको और ये चीज़ राइट चाहिए, तो वो बिल के थ्रू जो प्रोसेस होता है, पूरी ये प्रक्रिया जो होती है वो एक पार्लियामेंट्री प्रक्रिया होती है, लेजिस्लेचर कहते हैं जिसको। और ये जो होना, इसी प्रक्रिया से जो हुआ होता है वो एक वैलिड माना जाता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसको एक उपहार की तरह माना जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज़ द जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो हमारी चालू हो जाती है, हमारी यूनियन की जुडिशरी कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट, किस तरह से उसके पास कितनी शक्तियां हैं, कौन कौन वहाँ पे जज हो सकेगा, शक्तियाँ जो है वो किस तरह से पृथक है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से हमने पढ़ा था पिछले टाइम पे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कभी मेल खाल नहीं हो सकता। जैसे पीएम है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ठीक है, सीजीआई है, उनका कभी मेल जोल नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दोनों हैं करप्ट हो जाते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं फिर अपने तरीके से ही क्या करते हैं, ये जो है जजमेंट पास करते हैं और यहीं से जो है वो एक करप्शन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो ये नहीं चाहता है, तब से ये जब से ये हुआ सेपरेशन, तो एग्जीक्यूटिव और जो है जुडिशरी कभी साथ में नहीं होते। लेट्स टॉक अबाउट द जुडिशरी। 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ पे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 125 में उसकी वेतन की बात की गई, कितना वेतन होगा भाई। ठीक है, एक्टिंग जज, अब देखो सीजीआई नहीं है यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है वहाँ पे, एब्सेंट है, कहीं चला गया है या कहीं दौरे पे, तो 126 उसको एक्टिंग सीजीआई बनाने की शक्ति देता है। एक्टिंग वो होता है जिसको सिर्फ अपॉइंटमेंट की गई है फॉर अ बीट ऑफ टाइम, कि सिर्फ टेम्प्रेरी टाइम के लिए अगर वो नहीं है वहाँ पे, तो एक्टिंग जज वो होता है जो उसकी एब्सेंसी में, एब्सेंट टाइम में उसको हेल्प करता है, या वहाँ की जो जजमेंट्स होते हैं वो वही देखता है। और ये अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है और कोई नहीं, उसके पास शक्ति है प्रेसिडेंट, तभी तो इतनी शक्ति है, तभी तो इतना हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। 127 कहता है अडॉप्ट जज की बात करता है कि जो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में अगर जज की कमी हो गई तो क्या करेगा, हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा अडॉप्ट जज। अडॉप्ट जज वो होता है जिसमें जो सीजीआई अपॉइंट करता है, हमारा सीजीआई जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको एडॉप्ट जज बनाता है। अब 128 में रिटायर्ड जज जो होते हैं, जिन्होंने सेवा कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल उनकी जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ से बहुत प्रेरित होती है, और उन चाहते हैं कि उन हरीश साल्वे है जो, वो जो है मतलब कई बार उन्होंने बहुत सारे जो है जजमेंट्स दी हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग होते हैं या सही जजमेंट उनकी सही जाती है, कहीं ना कहीं फैसले उनके अच्छे होते हैं, तो उनको फिर से सेवाएं के लिए बुलाया जा सकता है। ये आर्टिकल 128 है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि वो एक तो उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको, तो कहीं ना कहीं ये सही है। 128 वैलिड आर्टिकल है। 129 कहता है कि सुप्रीम कोड ऑफ रिकॉर्ड, उसके पास ये है कि वो भाई किसी के खिलाफ बाइंडिंग, मतलब कि सीधा सीधा अर्थ ये है कोड ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये आर्टिकल 129 कहता है। ये जो भी जजमेंट पास करेगा या कोई भी अपना जज की जो प्रोसीडिंग है वो अगर इसकी आती है तो इस पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ये इसने ऐसा क्यों किया, ये गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट के, तभी तो इसको सबसे सुप्रीम माना गया है। तो इसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो भी जजमेंट्स होती हैं किसी भी केस से रिलेटेड, तो ये अपने आप को कहते हैं कि
इनका जो भी डिसीज़न होगा वो बेस्ट ही होगा, इक्वल ही होगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपवाद ही है तरीके का। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जज जो होते हैं वो क्या नेपोटिज्म के शिकार नहीं होते? क्या वो क्या कहते हर वक्त वो ही सही क्यों होंगे? क्या वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते? ठीक है, तो आइडियोलॉजी तो सबकी होती है, कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाले कोई ऊपर से टपके हुए लोग हैं, भगवान है क्या? नहीं ना। तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा जारी नहीं हो सकता। वो गलत भी बोलें तो भी सही माना जाता है इस संसार में, और इस इंडिया में खासकर। तो ये बहुत व्यंग्यपूर्ण बात है कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये आर्टिकल 129 कहता है, क्योंकि सबसे सुप्रीम होता है। कहीं ना कहीं ये किसी से जुड़ा नहीं होता। इसको माना जाता है कि ये ना ही लेजिस्लेचर से जुड़ा होता है, ना ही एग्जीक्यूटिव पार्टी से जुड़ा होता है। मतलब ये तरीके से ये अपना ही काम कर रहा होता है, लोगों के भले के लिए काम कर रहा होता है। कहीं ना कहीं करता भी है, बट एट द सेम टाइम हम इसको सही नहीं करा सकते। आर्टिकल 130 इज टॉकिंग अबाउट द सीट ऑफ SC, वो दिल्ली में ही है। सीट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की एक ही सीट होती है, CJI, ठीक है, तो वो दिल्ली में ही है। उसकी बात करते हैं, ये कहीं और नहीं। इसका जो ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिल्ली में ही मेंशन्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास स्पेशल लीव पिटीशन है, तो इसकी बात करते हैं। ये पावर है, स्पेशल लीव पिटीशन ये कर सकता है जारी। 137 इज टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ये तो वही वाली बात आ गई कि अपनी बात को गलत मान के फिर उसको ही रिव्यू। फॉर एग्जांपल कोई जजमेंट दे दी, ठीक है, जज ने कोई जजमेंट दे दी, कोई उसने एवेल्यूएशन किया, एडवोकेट ने उस पर डिस्कशन किया, और वो क्या हुआ कि उसको लगा कि ये सही है, पास किया। फिर जब वो देखा कि एप्लीकेबल दुनिया में गलत हो रहा है, इसका एप्लीकेशन जो है वो सही नहीं है, तो उसने फिर से उस केस को खोला और उसके बारे में बातचीत करना शुरू किया। मतलब कि अपनी गलती की, उसको गलतियाँ हो जाती हैं भाई, सब तो भगवान तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 137 कहता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ऐसा हुआ था एक बार, तभी ये वाला आर्टिकल छोड़ा है 137 कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। कहीं ना कहीं उसकी गलती है। आगे 141 इज टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इसने जो भी डिसीज़न दिया है, ठीक है, कोर्ट ऑफ ए कोर्ट सबके लिए बाध्य है। अब यहाँ पे बिजनेसमैन, अडानी अंबानी, लीडर, बड़े बड़े लीडर्स जो हो गए, फिर इसके नीचे डीलर्स हो गए, फिर यहाँ IPS ऑफिसर्स हो गए, SAG हो गए, कंट्रोलर, एडिटर जनरल, जो भी, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट नहीं होता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोकल लोग हैं या हाई कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, उनके लिए, सब के लिए इसका डिसीज़न बाध्य है। बाध्य मतलब बाइंड करता है कि इसका डिसीज़न सबसे बेस्ट ही होगा, और अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन करता है तो वो गलत है, ये गलत नहीं हो सकता। इसमें ये बताया गया है हाई कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट के लिए, ये सब के लिए एक समान है। अब 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये ख़त्म, मतलब दैट। नेक्स्ट 148 CAG, कंट्री में जितने भी फाइनेंस के काम होते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड अकाउंटेंट्स होती है या ऑडिट, मतलब कि चेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो, सरकार स्कीमें निकालती हैं, तो स्कीम्स निकालने के पीछे वो लोन देती है लोगों को। वो लोन्स कहाँ से आते हैं उसके पास, वो पैसे कहाँ से देती है, या जितनी भी मतलब कि स्कीमों के पीछे जो सरकार के पास जो पैसा होता है, या बजट्स जब बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या बदलाव आएंगे, कौन से रोड, ट्रांसपोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, स्कीम्स होती हैं किसानों के लिए, फिर
बहुत सारी जो बजट में जितनी भी बातचीत होती है वो सारी की सारी CAG से रिलेटेड है। CAG हो गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो क्या करता है कि जितने भी कंट्री में एक्सपेंसेस हैं या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि निर्मला सीतारमन, तो जो ये हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये सभी चीज़ें जब भी बजट का इंट्रोड्यूस होता है वो बोलती हैं। वो सारी चीज़ जो गैजेट होता है बजट का वो सारा उसमें वो डिस्कशन करती है, जिसमें बताती है कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, जो हमने प्रेडिक्शंस करी हैं क्या वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, फिर आने वाले समय में हम क्या क्या और बदलाव लाने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो अर्निंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से अर्निंग होती है या एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है। इन सब की जो रिसिप्ट है वो सारा का सारा CAG करता है। CAG पूरे इंडिया को देखता है, उसके ही जो बंदे होते हैं वो हर एक मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे घर का ही देख लो, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे पापा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आवंटित हुआ पैसा, ठीक है, सरकार ने आवंटित किया है इसको, और उसने किया कि भाई यहाँ पे पौधे लगने चाहिए, हर एक सेक्टर में इतने पौधे, इतने स्कीमें उसने निकाल दी। अब यहाँ से क्या हुआ, पैसा अलॉट होता है किनको, आगे जो भी हैं हमारे रेंजर्स होते हैं, DFO के पास होता है, DFO रेंजर्स को देते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है वो नीचे तक जाता है, और ये जो फॉरेस्टर्स होते हैं वो जगह जगह जाके अपना सारा काउंटिंग के एक रजिस्टर होता है इनके पास कि वो किस तरह से ये है, जहाँ पे इतने पैसे हुए, यहाँ पे इतने लगे, यहाँ पे इतने पौधे लगे। तो ये सभी जो काउंटिंग होती है वो एक लेखा जोखा एक बुक में बनता है, और ये सारा बुक जो होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पकड़ा दिया जाता है, DFO को पकड़ा दिया जाता है, वो सारे ही सेक्टर्स के बारे में। तो ये सारा का सारा एक जब ये काम हो जाता है और पैसे लग गए होते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने जो डाटा होता है, रिसिप्ट होती है, तो ऑडिटर ये CAG जो होता है वो वहाँ जाते हैं, वो सारी जो फाइल्स होती हैं वो खंगालते हैं, देखते हैं कि वाकई में हुआ या नहीं हुआ। तो सारी जो चेकिंग होती है वो ऑडिट होती है, उसमें चेकिंग होता है किस तरह से पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करना। ये सारे गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी हो, फॉरेस्ट में ही अब मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि पंचायत होगी, पंचायत में 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल गलियों के लिए लिया, फिर बहुत सारी होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई या नहीं हुई, पैसा सही जगह लगा कि नहीं लगा, तो उसकी सारी चेकिंग जो होती है वो ऑडिटर जनरल ही करवाता है, और ये इसके ही अंडर बहुत सारे लोग होते हैं। पहले ये अकाउंट का भी काम करता था कि कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, पर अब चेकिंग का काम सिर्फ इसके पास है, ऑडिट का काम नहीं करता। अब ये ऑडिट का काम करता है सिर्फ कि जितने भी सरकारी जो कंपनियां होती हैं, सरकारी जो, ठीक है, सेल हो गई और बहुत सारी हो गई, तो वो सारा DRDO, सो सारे जो हैं यहाँ से वो कितना पैसा कमाता है, कितने ज़रूरत है यहाँ पे, सारी चीज़ें जो है वो ये CAG के काम होते हैं। CAG का अगर बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके बारे में अगर जानकारी लें तो बहुत कम होगा। पैसे खर्च कहाँ कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें जो है 148 इज टॉकिंग अबाउट CAG। अब 149 में ही CAG की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। ड्यूटी क्या है इसकी ड्यूटी यही है कि अगर इसने चेक कर लिया है जगह जगह जाके, जगह जगह स्टेट जम्मू कश्मीर में आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग हो गया, हमारा जो है सरकारी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स अलग हो गए, इंजीनियर्स अलग हो गए, हमारे जो क्या कहते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में चेकिंग करने के लिए ऑडिटर आते हैं, चेक करते हैं कि जो स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट अलॉट कर रही है पैसे, जहाँ जैसे हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है यहाँ पे चालू हो रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे उसके लिए पैसे यहाँ पर आवंटित हो रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ रोड बन रहा, हाईवेज़ बन रहे हैं, तो हाईवेज़ के लिए पैसा अलॉट होता है। पंचायत में बहुत सारी पैसा अलॉट किया जाता है कि इतनी 5 साल के लिए सरकार है, तो यहाँ पे ये सेक्टर में यहाँ पे पैसे आपको दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे ऑडिटर यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आते हैं।
हम सिर्फ अपनी जम्मू की बात करें, हर एक स्टेट में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं इसका भी काम बहुत बड़ा है। और ये चेकिंग करने के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो एक गलत तरीके से भी लग सकता है, परंतु वो क्या कहते हैं, अपनी रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है। वो चेक करने आते हैं और चेक करके जितनी भी उनको लगता है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर काम वो पैसे दिए थे वो काम नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैम कर देते हैं, रेड अलर्ट कर देते हैं, और वहीं से निकलता है हमारे घोटाले। यहाँ कोई भी घोटाले हो गए, इस तरह से बहुत सारे लॉन्ड्रिंग वाले सीन्स आते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये ऑडिटर के बाद ही पता चलता है हमें कि यहाँ पे वो ड्यूटी करता है, उसको पता होता है कि ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसको देनी है, सरकार को देनी जाके। और ये सारी रिपोर्ट जो होती है ना, इसकी जो चेकिंग करना, रिपोर्ट करना, फिर प्रेसिडेंट को देता है। ये प्रेसिडेंट को देने से पहले ये पीएससी में जांच करवाता है। पीएससी एक जांच एजेंसी, वो क्या करती है, सारी रिपोर्ट्स जो बनाई होती है ऑडिटर ने, या इसमें भी स्कैम हो जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं नहीं भी हुआ हो काम तो ये टिक कर देना। तो फॉर एग्जांपल पीएससी अगर उनको लग गया कि ये भी घोटाला कर रहे हैं, तो इनकी भी गई। तो कहीं ना कहीं ये 3 लोगों के बीच में काम होता है, ऑडिटर होता है, एक होता है प्रेसिडेंट और एक पीएससी। ऑडिटर ने चेकिंग की, रिपोर्टिंग देखी कि हाँ सही है, इसने पूरा काम किया, फिर ये क्या करता है, रिपोर्टिंग जितनी भी रिपोर्ट होती है प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, पीएससी को देता है। पीएससी क्या करता है, इसकी पूरी जानकारी लेता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। जो मतलब ऑडिटर होता है वो सारी कोऑर्डिनेशन करता है कहीं ना कहीं पीएससी के साथ, इनको पूरी चीज़ बताता है, हेल्प करता है, और तब जाके ये निकलता है कि हाँ यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका बहुत बड़ा काम है, देखा जाए तो अकाउंटेंट्स का काम। 153 इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। कहीं अब स्टेट की बात चालू हो गई हमारी, स्टेट्स। अब जैसे सेंटर में जो है वो क्या है, ठीक है, तो ये स्टेट में गवर्नर होगा, स्टेट में हर एक राज्य में गवर्नर होगा। हम यहाँ पे हमारा एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये अलग बात है। यूडीज़ में भी एलजीज एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी वो है, आगे बढ़े 154 गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्ति। विद द हेल्प ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, जो होते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कार्यकारी शक्ति को निर्वहन करता है। 161 इज टॉकिंग अबाउट गवर्नर को पार्डन करने की शक्ति प्रदान करता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स कि जिस तरह से प्रेसिडेंट को फांसी, जो जिसको फांसी लग रही है उसको क्षमा करने की शक्ति है ना, वैसे ही गवर्नर को शक्ति है, पर किसी को मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है। ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, उसको क्षमा करने की शक्ति नहीं है, और सब शक्तियाँ हैं इसके पास सीएम को। ठीक है, 63 में कह रहा है कि राज्यपाल को, जो सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना राज्यसभा में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो गवर्नर को हेल्प करेंगे हर एक काम में। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद क्या करेगा, हेल्प करेगा, और सीएम राज्यपाल की सहायता करेगा। और सीएम ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे हमारे राज्य में। जिस तरह से नीतीश बाबू का भी क्या हुआ, उनका जो है सरकार बदली, पीएम अब सीएम है वो, तो वही डिसाइड करेगा। वो दोनों मिलके आरजेडी और जो हमारी जेडीयू, इन दोनों के ही जो है मंत्रिपरिषद रहेंगे। मंत्रिपरिषद हो गए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनके जो मंत्रालय संभालते हैं, वो सारे के सारे उनके ही पार्टी से होंगे। उनके ही पार्टी से होते हुए वो सभी क्या करेंगे, सीएम ये सारे नाम लिखेगा, भाई ये वाला बंदा, ये वाला, ये जितने भी बंदे हैं ये सारे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। अब ये सीएम जो है, सीएम डिसाइड तो कर लेता है, पर ये एडवाइस किसको करता है, गवर्नर को। भाई गवर्नर जी, हमें ये बंदे रखने हैं अपने, तो गवर्नर डिसाइड करता है कि रखने हैं कि नहीं रखने हैं। राज्यपाल नियुक्त करता है उनको, बट
एडवाइस किसकी लेता है? सीएम की। नीतीश बाबू की एडवाइस लेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल ही करता है, ना कि सीएम, पर एडवाइस उसकी ही। जिस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं पीएम को कोई भी काम में, तो उस तरह से ये भी काम करता है। आगे बढ़ें, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, 165 में एडवोकेट जनरल होगा स्टेट का। अटॉर्नी जनरल हमने बात करी ली। बिजनेस ऑफ द स्टेट, बिजनेस हो गया कि कोई भी इंटरनेशनल हमने ट्रीटी की साइन की। ट्रीटी मतलब कि कोई बिजनेस, MOU साइन किया, तो MOU किसके नाम पे होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन हो गया? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह गया कहीं और, ठीक है, फॉर एग्जांपल रशिया गया, ठीक है, रशिया गया, वो किससे मिलेगा? उनके ही रक्षा विशेषज्ञ से मिलेगा। और साइन क्या होगा? MOU साइन करेगा, ट्रेड की ट्रीटी साइन करेगा। और किसके नाम पर करेगा? प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई इसको साइन करो, हम चाहते हैं ये करना। तो कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्जांपल स्टेट की बात करें, ये सेंटर की बात होगी राजनाथ सिंह की, और जो स्टेट में अगर हमें किसी से ट्रेड ट्रीटी साइन करनी है तो वो किसके नाम पे होगा? गवर्नर के नाम पे, ना कि सीएम। सीएम तो एक नौकर होता है, ठीक है। तो ये सीएम की ड्यूटी रहती है कि भाई सारा काम जो है, जितना भी काम हो रहा है हर एक डिपार्टमेंट में, वो किसको बताए? गवर्नर को। ये तो लॉजिकल काम है। जिस तरह से पीएम का काम होता है सारे फंक्शंस और जो भी काम हो रहे हैं, स्कीमें निकल रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो सारी सारी द्रौपदी मुर्मू को बताए, वैसे ही जो है स्टेट में, ठीक है, स्टेट का यही काम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एकनाथ शिंदे है, जितने भी उन्हें महाराष्ट्र में काम किए हैं वो सारे के सारे किसको बताएगा? अपने गवर्नर को जाके बताएगा। तो गवर्नर मुझे नहीं पता वहाँ का कौन है, सॉरी। गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, इसके पास भी शक्ति है। जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास शक्ति है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है 123 के अकॉर्डिंग, वैसे ही गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। अब हमने यूनियन पढ़ा, स्टेट पढ़ा। अब देखो यहाँ पे गवर्नर की बातचीत कर रहे थे। अगर हम रिवाइज करें तो 1 से लेकर 4 तक हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने देश का क्या नाम होगा, कौन एंट्री लेगा, सॉरी, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने यही पढ़ा, ठीक है, देश का नागरिक। फिर सिटीज़न कौन यहाँ पे रहेगा, 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप की बात की। फंडामेंटल उन लोगों के क्या राइट्स होंगे, 12 से लेकर 35 तक। DPSP डायरेक्टिवल प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी जो है वो 36 से लेकर 51 तक की बात करता है। आगे हम बात करें यूनियन, फिर आता है हमारा स्टेट। यूनियन में हमने 52 से लेके 151 तक किया, जिसमें हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, अटॉर्नी जनरल, ये सभी चीज़ें जो हमने पढ़ी ये एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक है। और आगे हमने पढ़ा भारत सरकार के कार्य की क्या क्या काम कर सकती है, 77 और 78 तक। फिर 79 से लेकर 123 अभी पढ़ा हमने लेजिस्लेचर, जिस तरह से लॉज बनते हैं या नहीं बनते, किस तरह से बनते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से ये लागू होता है। आगे हमने पढ़ा अभी यूडिशरी के पास कितना फ़ायदा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूडिशरी 124 से लेकर हमारी आती है 147 तक। तो 147 कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जुडिशरी का काम। हाई कोर्ट होगा जिसमें कौन कौन क्या क्या जजमेंट पास हो सकते हैं, क्या इसके लिए बाध्य होगा, किस तरह से पावर है वो रिव्यू कर सकती है, ये सभी जुडिशरी में आता है। कोई भी लॉज हो गए इस पर इम्पोज नहीं होंगे, कोई इसको सलाह नहीं दे सकता, ये जो करेगा वही सही होगा। तो सबसे सुप्रीम है, किस तरह से CGI की जगह कौन ले सकता है, एक्टिंग जज क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, ये सारे हमने जुडिशरी में पढ़े। जिसके बाद हमने CAG पढ़ा। CAG बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सरकारी जो भी गवर्नमेंट गतिविधियाँ होती हैं, एक्सपेंसेस फाइनेंस होते हैं, वो सारे के सारे लेखा जोखा जो भी होता है CAG देखता है। बजट भी देखा हमने इसमें,
बजट का काम, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम है, सीएजी का क्या ड्यूटीज़ पावर्स है, ये सारी की सारी हमने यूनियन में पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है हमने अभी जितनी भी हमने अभी रिवाइज़ की, प्रेसिडेंट 52 से लेकर फिर भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव, फिर हमारे लेजिस्लेचर आ गए, यूडिशरी आ गई, सीएजी आ गया, ये सारी यूनियन में पढ़ रहे थे कि सेंटर में क्या क्या होता है। उससे पहले हमने सिटीज़न फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, और ये सारी चीज़ें जो है एक ड्रॉ चार्ट है जिसमें हमें ये पता लग सकता है कि अभी सेंटर का हो गया हमारा, सेंटर में किस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ये जुडिशरी काम करती है। अब स्टेट की बात करें तो अभी हमने शुरू किया किसका, गवर्नर का। तो गवर्नर 151 तक जो है सीजीए चलता है, यूनियन चलता है। आगे हमने शुरू किया था गवर्नर, तो गवर्नर 153 से शुरू हो जाता है। गवर्नर स्टेट का गवर्नर सबसे पहले, सबसे बड़ा जो पार्ट होगा गवर्नर हो गया, फिर उसमें आ गया हमारा जो है पार्लियामेंट आ गई, सॉरी पार्लियामेंट जो होती है असेंबली हो गई, जो काउंसिल ऑफ जो होती है असेंबली। आगे देखते हैं ना क्या होता है नेक्स्ट। अब यहाँ पे पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 5 हम कर चुके हैं, पार्ट 6 इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेट। स्टेट में किस तरह से होगा, अभी हम पढ़ गया है यूनियन, इस तरह से यूनियन पढ़ गया है। यूनियन में एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम कर रहा है, फिर उसमें हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाला, और जुडिशरी बात की। इन सब के आर्टिकल्स हमने पढ़े, ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरह से हम इसमें भी पढ़ेंगे कि इस तरह से जो है स्टेट है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें कौन कौन होगा, लेजिस्लेचर में कैसे होगा, और जुडिशरी में किस तरह से काम होगा। एग्जीक्यूटिव हो गया कार्यकारी, लेजिस्लेचर हो गया लॉ बनाने वाले, और जुडिशरी हो गया हमारा कि जिस तरह से जो है जुडिशरी काम करती है। नेक्स्ट भी है एग्जीक्यूटिव कब से शुरू होता है, 153 से लेके 167 तक चलती है, 153। और फिर आगे हमारा लेजिस्लेचर क्या क्या काम करता है, भाई लॉज किस तरह से बनते हैं, स्टेट की क्या क्या काम है, जुडिशरी। आगे अगर पढ़ें तो 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट की बात करता है, जुडिशरी स्टेट की। हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट में होता है, और जो लोअर कोर्ट है वो, ठीक है, 233 से लेकर 37 तक लोअर कोर्ट हो गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ गया, मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अगर अब सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ऊपर जो होता है हमारा, बात करें सबसे सुप्रीम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये हमने पढ़ के आए हैं। फिर उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे होता है हमारा लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट्स या तहसील्स में होता है, ठीक है। तो यही अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ऊपर चला गया, हाई कोर्ट बीच में आ गया, लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के नीचे भी 2 कोर्ट होते हैं। 2 कोर्ट कौन से, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी हम बातचीत करेंगे। जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी यहाँ पे हमने गवर्नर की बात की, ठीक है, जिसमें हम अभी थोड़ा क्रक्स ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नर्स की बात की अभी। अब 63 से लेकर 64 तक सीएम बोलता है कि सीएम होगा देश में, किस तरह से उसका क्या काम है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वही सारे जो पीएम के काम होते हैं वही सीएम के काम होते हैं। 65 एडवोकेट जनरल होगा, यहाँ पे एक वकील होगा, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल होता है। 66 और 67 में इसके कार्यों की बात की गई है, काम क्या क्या करेगा वो, उसकी क्या कार्यवाहन है, ठीक है। लेजिस्लेचर 68 से लेकर 213 तक जो है वो लेजिस्लेचर है, कानून बनाने की शक्ति, किस तरह से जो 370 आर्टिकल है या जो है, ठीक है, जो अयोध्या वाला वो है सीन है, वो सारी जो है पार्लियामेंट्री होते हैं। वो सेंटर की बात करता है, परंतु यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है कि स्टेट किस तरह से जो है कानून बना सकता है अपने ही बंदों के लिए। अब जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में हाई कोर्ट आता है। ये कुछ नया है, ये सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है, बट कुछ नया है। हाई कोर्ट की पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। एज वी ऑल नो कि
जिस तरह से जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी रेमेडीज़ हैं जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें हमारे आते हैं 5 रिट्स जारी करता है, जो भी हमने पढ़ा था। पर हाई कोर्ट के पास उससे भी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट लोअर कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाई कोर्ट जो है वो बाध्य है लोअर कोर्ट, मतलब कि लोअर कोर्ट सवाल नहीं कर सकता हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट जो है वो बड़ा है लोअर कोर्ट से, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों ही छोटे हैं किसके आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव जुडिशरी। जुडिशरी की बात करें, देयर विल बी एन हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट में जा लो, अगर हमारा यूटी देख लो JNK, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट का कॉमन प्रोविज़न है कि यहाँ पे हाई कोर्ट होगा, लद्दाख और किसका, JNK का। तो दैट इज़ द बिग डील, हाई कोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। 215 में लिखा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होंगे। जो है हाई कोर्ट कोई जजमेंट देगा अपनी, तो वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकता। मैंने ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पावर है, बिग पावर है, और लोअर कोर्ट को दे सकता है हाई कोर्ट। कोई भी जजमेंट जारी कर सकता है उसके लिए, उसको कह सकता है कि भाई ये कर वो कर, तो गलत है ये सब बोल सकता है हाई कोर्ट। 26 कहता है रिट जारी करने हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। जज राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। देखो यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा था आर्टिकल शुरू में फंडामेंटल राइट्स जब हमारे ख़त्म हो रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि कोई वायलेशन होगी तो वहाँ पे जो है वो हाई सुप्रीम कोर्ट में ये पावर होती है कि वो रिट जारी कर सकता है, जिसमें 5, ठीक है, 5 नमूने आते हैं। बट हाई कोर्ट के पास पावर इससे ज़्यादा है। ये औरों में भी जो है शक्ति इसमें है, इसके पास शक्ति है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा इसके पास और भी शक्तियाँ हैं। और इस हाई कोर्ट का जो जज होता है वो सीधा राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है। जिस तरह से गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो उस तरह से जो है, अगर बात करें 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, ये गवर्नर करता है। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो हाई कोर्ट से नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया जैसे कि लोअर कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और उसमें भी 2 ब्रांचेस होती हैं, लाइक क्रिमिनल ब्रांच होती है एक और सिविल ब्रांच होती है। दोनों में ही अलग अलग उनकी जो कैटेगरीज होती हैं, मजिस्ट्रेट हो गया, लोअर मजिस्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से जो है इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बात करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो वो गवर्नर डिसाइड करता है। स्टेट का जो गवर्नर होता है वो कहता है कि हम डिसाइड करेंगे। परंतु हाई कोर्ट का जो जज होता है वो हमेशा कौन होता है, प्रेसिडेंट, ओके। अपॉइंटमेंट होती है, जिस तरह से कौन अपॉइंटमेंट करेगा, इनको बीच में से उठाए हैं, तो बहुत ही बेसिक थिंग्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। 235 इज टॉकिंग अबाउट कि हाई कोर्ट जो है हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट पर कंट्रोल कर रखता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वही हो गए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें 2 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें अभी बात की। तो उस पर कंट्रोल किसका, हाई कोर्ट का ही होगा, हमेशा होगा। उसकी पावर है भाई, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हाई कोर्ट, अब लोगों को पता है कि हाई कोर्ट जो है वो अच्छा ही देगा, पर करप्ट होते हैं वो नहीं दिखता हमें। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर्स, जो क्रिमिनल, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है उसके जो क्राइम होते हैं, जो उसने जो क्राइम साइड की होती है वो कभी शो नहीं होगी। ये आर्टिकल में प्रोविजंस है कि उसकी जो क्राइम साइड होगी, अगर वो क्राइम करता भी है तो वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो है जो जिनको नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, गलत इमेज जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति होता है वो एक बड़ी ओहदा होता है, उपाधि होती है। ये भी कहीं ना कहीं
अजीब लगता है मुझे। 243A, it is very very important. We are jumping towards the 9 part. पार्ट 9 बात करें। पार्ट हमने यूनियन स्टेट की बात की, उसके बाद और भी एक पार्ट आते हैं जिसमें 6, 7, 8 हमने पढ़ा ही नहीं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो बेसिक्स हैं ये हमने पढ़ने हैं। तो पार्ट 9 कहता है कि पंचायत होगी, गांव में पंचायत होगी, वहाँ पे पार्ट 9 बात करता है। 243 इज टॉकिंग अबाउट द पंचायत्स। अब इसमें जो है सब क्लॉजेस हैं, ए से लेकर ओ तक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, चार्ट देखें, तो पंचायत किस तरह से होने वाली है। 243A से लेकर ओ तक जो है, जिसमें 16 आर्टिकल्स हैं दोस्तों। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द पंचायत, ग्राम, ठीक है, जितने भी जो भी चीज़ें हैं। फिर जो है हमारा आता है पी से लेकर जी तक, वो 18 लगभग जितने सब्जेक्ट्स की बात करता है, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। आगे बढ़ें, इसमें अगर बात कर लें तो ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत कैसे बनेगी, रिजर्वेशन सीट्स कितनी हैं, 33% जो है रिजर्वेशन सीट्स हैं। ये सभी चीज़ें जो है इसमें बताया गया है। आगे हम जंप करके 266 में, इसको पढ़ लेना अच्छे से। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पंचायत में कौन कौन से प्रोविजंस हैं। ग्राम सभा होगा, पंचेस होंगे, सरपंचेस होंगे, हल्का पंचायत होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ किस तरह से होंगी, मेयर कौन होते हैं, मेयर कौन होते हैं, मेयर नहीं, मेयर कौन कौन होते हैं, कि रिजर्वेशन सीट्स क्या हैं, वो सारी ये सारे प्रोविजंस किस तरह से, इलेक्शन किस तरह से होंगे, टर्म कितना रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है 243 में मैंशनड है। इसको डीप इनसाइड पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। 266 में देखें तो CF और PF ये फंड होते हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड फंड। ये इंडिया की बात करें हम, CF एंड PF पब्लिक अकाउंट फंड, जिसमें लेखा जोखा होता है। PF जमा करता है अपना आपका पैसा। टोटल ऑफ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। भारत सरकार जितनी भी कंपनियां, ठीक है, जितने भी उनने जो स्कीम्स लॉन्च की है, वहाँ से जो पैसा कमाती हैं या टैक्स के रूप में जो पैसा लेती है, वो जितना भी पैसा उसके पास है वो कंसोलिडेटेड फंड होता है। वहाँ से ही वो क्या करती है, बजट अलॉट करती है, वहाँ से ही पैसा निकलता है और ये आवंटित होता है। उसमें ये मेंशन्ड होता है कि इतना पैसा जो है वो इतना हम जम्मू कश्मीर में लगाने वाले हैं, यहाँ पे डिफेंस में इतना लगाने वाले हैं, फूड में इतना लगाने वाले हैं, हेल्थ में इतना लगाने वाले हैं, वेंटिलेटर्स होंगे। तो ये सारे के पैसे जितने भी हैं ये कहाँ से आते हैं, उसके पास जितना भी वो कमाती है वहाँ से ही निकालती है। और वो जगह कौन सी होती है, कंसोलिडेटेड फंड। 267 कहता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड जो होता है वो डिजास्टर के काम में आने वाला फंड होता है, इमरजेंसी फंड होता है। एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये भी एक फ़ंड होता है, एक पैसा होता है, सरकार का ही पैसा होता है, जो ये अलग रखती है, कंसोलिडेटेड फंड से अलग रखती है एज एन डिज़ास्टर। जिस तरह से कोरोना आ गया, ठीक, तो कोरोना में हमें रैंडम हमें पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो पैसे वो कहाँ से लाएंगे भाई, कोई ऊपर से थोड़ा ना टपकेंगे, होगा कहीं ना कहीं उसका खाता। तो वो जो है वो कंटिजेंसी फंड होता है, जिसमें इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है, वो भी सरकार के पास ही होता है। आगे अगर बढ़ें तो पब्लिक अकाउंट फंड जो होता है वो इंसानों का पैसा है। फॉर एग्जांपल हमें लोन लेना है, हमें क्रेडिट करना है कुछ, या हमें इमरजेंसी पड़ गई फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो वो पब्लिक अकाउंट फंड होता है, जिसमें वो भी सरकार के पास ही होता है, ठीक है। सरकार के पैसे हमने लिए होते हैं तो उधार पे, पैसे वो कहाँ से आते हैं, पब्लिक अकाउंट फंड से। और 280 अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट करता है इनका गठन, ठीक है। हर एक फाइनेंस कमीशन जो होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा। प्रेसिडेंट इनको गठन करता है फाइनेंस कमीशन का। जो गवर्नमेंट होती है सेंटर की, वो डिसाइड करती है कि कौन कौन इसमें होगा, राज्यों को पैसा देना।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है। स्टेट जो है वो कहाँ से पैसा लेती है, सेंटर से। सेंटर उनको अलॉट करती है कि भाई यहाँ से ये पैसा है, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना। तो स्टेट के पास जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो सारा का जो भी टैक्स होता है वो सेंटर के पास होता है। वो वहीं से पैसा जो है वो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो प्रेसिडेंट बनाता है। वो क्या करता है कि इस सबको पैसा आवंटित करता है, पैसा बांटता है। ये 5 साल के लिए बनता है और ये कहीं ना कहीं जो है रिकमेंडेशंस होती है फाइनेंस कमीशन के तहत। यहाँ पे जो है राज्य का जो है ठीक है, स्टेट कमीशन जो है, राज्य का स्टेट कमीशन नहीं होता। राज्य का देखो सेंटर में होता है फाइनेंस कमीशन, जो क्या करता है पैसा आवंटित करता है सरकारों में, पार्लियामेंट्रीज में। और जो सरकार जो देती है पैसा, ठीक है, स्कीम सेंट्रली लॉन्च होती है वो फाइनेंस कमीशन। और राज्य सरकार को ही जो है फाइनेंस कमीशन पैसा देती है। यूनियन क्या करती है, स्टेट को पैसा देती है। और स्टेट क्या करती है, पंचायतों। और स्टेट कहाँ से देती है, यहाँ सेंटर अगर स्टेट को देती है, ठीक है, तो स्टेट कहाँ से देती है, स्टेट कमीशन होगा जो क्या करेगी, पंचायतों को पैसा देती है। स्टेट पंचायतों को, लोकल गवर्नमेंट जो होती है पंचायत होती है, तो वहाँ पे पैसा जाता है। वो डायरेक्ट यूनियन से नहीं आता, वो स्टेट से आता है। कितना पैसा देगी, क्या होगा, कितना आवंटित करेगी, ये सारा एक पेपर में लेखा जोखा होता है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। पंचायतें होंगी या ये होगा, ग्राम सभा होंगी, कितना पैसा अलॉट किया जाएगा, कहाँ कहाँ खर्चा किया जाएगा, सारे का सारा काम जो होता है वो स्टेट कमीशन के पास होता है। स्टेट यहाँ से अलॉट करती है पंचायतों को, पंचायतें उसको यूज़ करती है। ये जो 243 आर्टिकल है उससे हमें पता चलता है। आगे अगर हम 301 देखें तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, जो एक पहले भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, अब इसको लीगल बना दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी धर्म को क्या है, किसी ने हानि पहुंचाई, तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स है कि आप वहाँ चले जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, सीधा अपनी FIR दर्ज करा के अपना मुद्दा वहाँ पे डिस्कशन करवा सकते हो। परंतु लीगल राइट में ये होता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, पहले आप लोअर कोर्ट में, पहले आप भटकोगे, ठीक है। आपको लगा कि आपका जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, कहीं किसी ने आपकी लैंड ले ली, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके। आपने क्या करना है, पहले भटकना है, पहले आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले आपने सिविल कोड, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट ने वाला कहा कि आप क्रिमिनल कोड में भटको, फिर क्रिमिनल कोड, इसमें क्राइम भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आगे अगर DC में गए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भटका के कितना टाइम लगा के कहीं ना कहीं आपको हाई कोर्ट में भेजा, स्टेट के हाई कोर्ट में। तो इस तरह से है जो बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको लीगल राइट बना दिया गया ताकि लोग जो है ढीले ढूले हो जाएं और इनका जो हक है वो जल्दी नहीं मिल पाता। इसीलिए इसको अमेंडमेंट कर दिया गया। 144 अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, 1978 में इसको लागू कर दिया गया और सीधा ये जो है लीगल राइट बना दिया गया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी 300A के तहत। अब ये पता चल गया ना कि किस तरह जो लीगल है, फंडामेंटल राइट्स है, उससे दोनों का काम